हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता होगा, इस चैनल पर हम DT+B TGT सोशल साइंस से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं DT+B द्वारा, उन क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, जो PYQs हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रखा है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और मैंने तीसरा क्वेश्चन पेपर निकाला है जो कि डेट किस चीज़ का है, डेट इज़ 9 अक्टूबर 2021 का है ये। तो इसकी फर्स्ट पार्ट जो है मैंने डिस्कस कर दिया है। ये आज क्या है, सेकंड वीडियो, और मैं सिर्फ क्वेश्चन जो हैं वो SST से हैं। पार्ट जो सेकंड है उन्हीं को डिस्कस कर रही हूँ, पार्ट 1 नहीं डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको पार्ट 1 भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं क्या कहते हैं फिर उसके बाद पार्ट 1 जो है उसकी वीडियो लेकर आऊँगी। अभी जो ये कंटेंट दे रही हूँ मैं, ये SST से रिलेटेड है। तो अगर आपने मेरी इस एग्ज़ाम डेट की फ़र्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक शेयर कर दूँगी पूरी प्लेलिस्ट का। आज जाके जो पीछे के 2 पेपर्स हैं उनको भी देख लेंगे और इसकी फ़र्स्ट वीडियो को भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को मैंने डिस्कस कर लिया था। आज मैं क्या करूँगी, जो सेकेंड पार्ट है उसको डिस्कस करूँगी। तो हमारे सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो क्या कह रहा है, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशलिस्ट फिलोसफर। तो कौन इसमें से सोशलिस्ट फिलोसफर नहीं है? रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर, डेविड रिकार्डो और सेंट साइमन। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेविड रिकार्डो जो हैं वो हमारे सोशलिस्ट फिलोसफर नहीं हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा जानें तो क्या है, ये एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री, क्या है ये, एक इकोनॉमिस्ट हैं। समाजवादी वे लोग जो समाज के दर्शन में विश्वास रखते हैं। समाज का एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है जो कि निजी स्वामित्व एवं संपत्ति के नियंत्रण के बजाय जनता के नियंत्रण, समाज के नियंत्रण की मांग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेविड रिकार्डो। अगर मैं देखूँ, चार्ल्स फ्यूरियर, जीन जैक्स रूसो शामिल थे जो कि क्या है, राजनीतिक सिद्धांतकार और प्रारंभिक समाजवादी दार्शनिक थे। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ऑन जून 26, 1945 द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज साइन इन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जितने भी आप लोगों के साथ पेपर डिस्कस करे उसमें आपको यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले। कभी डेट पूछता है, कभी कंट्रीज पूछता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये टॉपिक क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके हो सकते 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिल जाए, तो आपके 2-3 नंबर सोचिए आपके एक्स्ट्रा ऐड होंगे। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे, यहाँ पर इस पर पूछ लिया कि कौन से प्लेस में हुआ था जो साइन हुआ था। तो न्यूयॉर्क था, शिकागो, डेनवर या फिर सैन फ्रांसिस्को। तो आपको पता होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर था वो संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज था। इसकी जो मेन एम क्या था कि 50 देशों को प्रतिनिधित्व करके 25 अप्रैल 1935 को उसको सैन फ्रांसिस्को में साइन किया गया था, और ये 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को के अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षरित किया गया था, और 24 अक्टूबर को ये क्या कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन विच ईयर डिड ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। तो मतलब किस ईयर में फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था, 1940 में, 37 में, 39 में या 38 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ 39 में जो फ्रांस एंड ब्रिटेन था उसने क्या कर दिया था, जर्मनी के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर कर दिया था। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को अगर थोड़ा सा देखें तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 1939 से 45 तक चला था। कई बार आपसे ईयर भी पूछा है DT+B के पेपर में। तक दुनिया के लगभग हर हिस्से को शामिल किया गया था, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। 3 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था, जिससे युद्ध क्या होता है, शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। द ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट इज बैजियो इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है किससे रिलेटेड है, चाइना से, फिलीपींस से, अर्जेंटीना से या फिर जापान से। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी फिलीपींस से रिलेटेड है।
तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो जो चक्रवात है बैजियो फिलीपींस देश से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अयनवर्ती क्षेत्र यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ वाले जो हमारा वो है उन पे बीच आता है। यह निम्न वायु दाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं जिनका व्यास 640 किलोमीटर तक होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं काफ इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच। तो ये जो मैं काफ है वो किसकी आत्मकथा है? बेनिटो मुसोलिनी, अडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और व्लादिमीर लेनिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अडोल्फ हिटलर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपसे पूछा गया है DT+B के एग्ज़ाम में। तो देखते हैं, मैन काफ यानी मेरा संघर्ष अडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। यह उनकी एकमात्र पूर्ण पुस्तक थी। यह 1925 से और 1927 में 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था और इसका संक्षिप्त संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कह रहा है? इट्स सरफेस इज ड्राई, हॉट एंड वोल्केनिक, इट्स रोटेशन पीरियड इज अबाउट 240 days, द गिवन स्टेटमेंट इज आर रेफरिंग टू विच प्लैनेट। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो मैंने डिस्कस कर रखा है आप लोगों के साथ। तो देखते हैं ऑप्शन। जुपिटर के बारे में बात कर रहे हैं, वीनस के बारे में बात कर रहे हैं, मरकरी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर मार्स के बारे में बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सोलर सिस्टम आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारा प्लैनेट है वीनस उसके बारे में बात कर रहा है और इसको सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। तो शुक्र ग्रह की सतह सूक्ष्म, गर्म और ज्वालामुखी है। इसकी घूर्णन की अवधि यानी जो रिवोल्यूशन है 240 days लगते हैं एक रिवोल्यूशन में, तथा परिभ्रमण 22.4 दिन में पूरी करता है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह दूसरा ग्रह है और ये सूर्य से इतने डिस्टेंस पर है। इसका औसत घनत्व, द्रव्यमान तथा आकार पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह यानी जुड़वा बहन भी बोला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विंड रोज इन अ डायग्राम यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग क्लाइमेटिक डाटा, मैक्सिमम हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंट्रिक इन दिस डायग्राम। यानी पवन गुलाब एक आरेख है जिसका उपयोग जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इस आरेख केंद्र में अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? हम ऑप्शंस देखें अगर अपने, तो ऑप्शन क्या है? 12, 16 एंड 10 एंड 20। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16 इज़ द राइट आंसर। तो पवन गुलाब एक आरेख है जिसका उपयोग जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है और इसके बीच में 16 रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज़ नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा, हमने डिस्कस कर रखा है पहले ही। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा है। तो आप देख सकते हैं DT+B क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर रहा है, इसलिए PYQs की जो सीरीज़ होती है वो काफ़ी क्या हो जाती है? इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं, तो ट्रांसपिरेशन, डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन या फिर कंडेंसेशन। तो इसमें हमसे कौन सा पूछा है? नॉट पूछा है। तो ऑब्वियसली बात है, जो डिकम्पोजिशन होता है वो क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जल चक्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रक्रिया में वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, संघनन होता है, वर्षण होता है तथा अपवाह सम्मिलित है। अपघटन जल चक्र का कारण नहीं है। जल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब जो हमारी वाटर साइकिल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, जिसमें आपका क्या होता है? सबसे पहले इवोपरेशन होगा वाटर, फिर कंडेंसेशन होगा जिससे बादल बनेंगे, फिर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा यानी बारिश होगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये यहाँ पर इन लगाएंगे आप, ऑफ World War I। तो World War I से रिलेटेड कौन सा सही है? तो देखते हैं हम ऑप्शंस को पहले अपने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, द एंग्लो फ्रेंच एंटिटी वॉज साइन इन 1904। यानी कि जो एंग्लो फ्रांसीसी एंटिटी था वो हस्ताक्षर किया गया था 1904 में। या फिर एंग्लो रशियन एंटिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1907। तो देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को।
ओनली सेकेंड, नीदर 1 एंड 2, ओनली फर्स्ट और बोथ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड सही हैं। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं? डेट इज़ प्रथम विश्व युद्ध 1914 के प्रारंभ पूर्व ही विरोधी शक्तियां विभिन्न भागों में स्थित उपनिवेशों के लिए विरोधी गठबंधन प्रणाली बना रहे थे। जर्मनी में सभी विरोधी शक्तियों को रास्ता दिखाया। इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी 1789 के साथ दोहरे गठबंधन पर हस्ताक्षर किया। 1882 में ट्रिपल अलायंस बना था, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जिसके विरोध में फ्रांस और रूस ने 1893 में एक संधि की थी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है। फ्रांस और रूस ने ब्रिटेन को रोकने का प्रयास किया। इस समस्या का हल दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीके से निकाला। तो सर्वप्रथम एंग्लो फ्रांसीसी एंटेटे साइन हुआ 1904 में, फिर उसके बाद 1907 में एंग्लो रूसी एंटेटे साइन हुआ। इस प्रकार ब्रिटेन, फ्रांस और जो रूस थे उन मिलकर उन्होंने ट्रिपल अलायंस का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो आप वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस पेपर में कितना ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा फेलर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम या फिर फेलर ऑफ डिसआर्मामेंट। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि नीदर 1 और 2, ओनली सेकेंड, ओनली फर्स्ट या फिर बोथ। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि दोनों ही सही है इससे रिलेटेड। तो देखिए वर्साई की संधि, इसे द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह कहा जाता है। राष्ट्र संघ की विफलता, 1929 की महामंदी जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, फांसीवाद और नाजीवाद, यानी फांसीवाद जो आया था वो जर्मनी में आया था और नाजीवाद जो आया था नाजिज्म यानी इटली में, और तुष्टीकरण की नीति, सामूहिक सुरक्षा प्रणाली और निरीक्षीकरण की विफलता, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहे हैं? दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिक पिरामिड का एक प्रकार है, नंबर पिरामिड या फिर बायोमास पिरामिड। देखते हैं हम इसके राइट आंसर को। तो ऑप्शन देखिए, दोनों ही सही हैं या दोनों गलत हैं या एक पहला सही है या दूसरा सही है। तो ऐसे आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे इन सबको। तो हम अगर देखें तो हमारा सी यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स हमारे क्या हैं? सही हैं। तो देखते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नंबर पिरामिड, दूसरा बायोमास और तीसरा क्या होता है? एनर्जी पिरामिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैज्ञानिक की अवधारणा है? ठीक है, तो देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं, या सेकंड सही है या फर्स्ट सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना तथा सागर नितल प्रसरण संकल्पना द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। हैरी हेस के सागर तल प्रसरण सिद्धांत 1961 के बाद प्लेट विवर्तनिक सिद्धांतों को प्रमुखता मिली थी कब? 1967 में। मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर जैसे वैज्ञानिक पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो आप एक बार जो थ्योरीज हैं उन्हें भी एक बार देख के जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन इनसे भी रिलेटेड आपको मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जोन ऑफ लो वेलोसिटी। तो देखते हैं, अपर मेंटल को बोला जाता है, लोअर क्रस्ट को बोला जाता है, या फिर अपर क्रस्ट को, या फिर इनर कोर को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के ऊपरी मेंटल को 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड पड़ जाती है, जिसे निम्न गति का मंडल कहा जाता है। इसे दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर की डेंसिटी को कौन कंट्रोल नहीं करता है? एरिया, प्रेशर, सैलिनिटी, टेम्परेचर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो समुद्री जल के घनत्व को
तापमान, दबाव और लवणता द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ना कि क्षेत्र द्वारा। ओके, तो देखते हैं। अब अगर मैं आपको बता दूं तो महासागरीय जल का जो औसतन घनत्व होता है वो कितना होता है, 1.0278 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 4 डिग्री पर होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैसिस्ट डिक्टेटरशिप इन इटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इटली से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ पे क्या था, फासिज्म अपने पीक पर था। देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पब्लिक सेफ्टी लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट बिफोर पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले क्या किया जाता है, राज्य की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया गया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन्वेस्टमेंट इन मिलिट्री प्रोडक्शन वर टू हाई एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। तो जो मिलिट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो ऑप्शन थर्ड है हमारे पास, दैट इज़ परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज़ वॉज नॉट एन अप्रेसिव फीचर ऑफ फैसिज्म। तो यहूदियों का उत्पीड़न फासिज्म की दमनकारी की विशेषता नहीं थी। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड एंड थर्ड सही है, ओनली फर्स्ट सही है, या फिर ओनली सेकंड सही है। तो देखते हैं हम राइट आंसर को। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि जो फर्स्ट वाला है सिर्फ वही ऑप्शन हमारा राइट है। तो देखते हैं फासिज्म से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स। दैट इज फासिज्म एक राज्य के तानाशाह द्वारा अधिनायकवादी शासन है और इसकी कुछ मानक विशेषताएं हैं इटली के संदर्भ में। तो देखते हैं, राज्य के हित से ऊपर कुछ भी नहीं। सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों को इसलिए राज्य के हितों में लागू किया गया क्योंकि तानाशाह ने लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के खिलाफ उचित समझा, जो कि उदार लोकतंत्र का अभ्यास करने वाले देश में एक प्रमुख विशेषता है। ओके, तो उत्पीड़न और फांसीवादी की दमनी विशेषता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन वॉज ऑफिशियली फॉर्म। तो अभी आपने देखा, अभी एक यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया था। तो देखते हैं 1947, 48, 45 और 46। तो हमने डिस्कस काफ़ी ज़्यादा कर लिया है यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो कब ये और ऑर्गेनाइज हुआ था ऑफिशियली, डेट इज़ इन 1945। फिर भी मैं आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स बता देती हूँ। जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 51 सदस्यों से बढ़कर वर्तमान में 193 हो गई है। और आपको पता होगा स्टार्टिंग में जब ये साइन किया गया था तो कितने देश थे, 50 कंट्रीज थी। फिर जिस दिन ये ऑफिशियली फॉर्म हुआ, डेट इज़ 24 अक्टूबर को, उसके 6 दिन बाद ही यानी 30 अक्टूबर को इंडिया ने क्या कर लिया था, यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। ओके, और इसकी अगर मैं देखूँ तो इसका संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। और इस यूनाइटेड नेशन से पहले भी एक क्या कहते हैं कि बनाया गया था। आप बताएंगे कि वो कौन सा बनाया गया था संस्था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, चार्ल्स फूरियर एंड सेंट साइमन वर द रियल पियोनियर ऑफ सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, फ्यूडलिस्ट या फिर फैसिज्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट के क्या थे, ये पियोनियर थे। तो आपसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि इनमें से कौन सोशलिस्ट थे, तो उसमें सेंट साइमन का नाम आया था, बाकी सारे जो थे वो अलग थे। तो आप इनको अच्छे से देख लेंगे एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो जो हमारे अर्थ पर लैटिट्यूड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रन ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट क्या करते हैं, ये रन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, डेट इज़ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर स्मॉल सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस। तो क्या है, ये स्मॉल सर्कल्स हैं किस पे, अर्थ की सरफेस पर। देखते हैं नेक्स्ट को, दे आर मेजर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। अब देखते हैं ऑप्शन, फर्स्ट ओनली सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड सही है, या फिर तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है। जैसा कि सभी अक्षांश रेखाएं समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, यह विषुवत वृत्त के ऊपर, यानी विषुवत वृत्त किसको बोलते हैं, इक्वेटर को बोलते हैं,
कि उत्तर या दक्षिण यानी नॉर्थ या फिर साउथ में स्थित किसी बिंदु को कोणीय दूरी की डिग्री, मिनट तथा सेकंड में व्यक्त करती हैं और ये 0 से 90 डिग्री अक्षांश की ओर क्रमशः छोटे वृत्त बनाते हैं और 0 से डिग्री 90 उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के रूप में व्यक्त होते हैं। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन था डैट इज़ 180 डिग्री तक होते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, राइट ऑप्शन नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो पूछ रहा है द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड, यानी किसी पदार्थ के द्रव्यमान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से जो ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन, तीसरा क्या है कंडेंसेशन, फोर्थ क्या है रेडिएशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कन्वेक्शन। तो पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। संवहन की प्रक्रिया सामान्यतः तरल पदार्थों या गैस में ही प्रभावित हो सकती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। डैश वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ सोर्सेज ऑफ प्रॉफिट। कौन लोग थे, सोशलिस्ट या फिर मर्केंटलिस्ट। तो ऑब्वियसली बात है जो मर्केंटलिस्ट हैं तो वो तो होंगे नहीं क्योंकि वो तो व्यवसायी होते हैं। फिर भी हम एक बार ऑप्शंस को देखते हैं, दोनों सही हैं, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड या फिर नीदर वन और टू। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो फर्स्ट है वही क्या है हमारा राइट आंसर है। जो सोशलिस्ट होते हैं वो आर्थिक सिद्धांत हैं जो संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के निजी स्वामित्व के बजाय सार्वजनिक स्वामित्व पर जोर देते हैं। तो समाजवादी लाभ के स्रोत रूप से निजी संपत्ति के खिलाफ थे। ओके, तो आई होप आज के सेशन का क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।